हेलो क्लास 10, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट। इस लेसन के 4 मेन टॉपिक्स थे, जिनमें से एक टॉपिक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के 3 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप बच्चों को एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है उसमें अभी तक हिस्ट्री के 8 चैप्टर दिए हुए हैं, क्योंकि पिछले सेशन तक हिस्ट्री में 8 चैप्टर्स थे, लेकिन अब नए सेशन से हिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर्स कट हो चुके हैं। तो वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, जिनमें से एक हमने पढ़ लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग और 5वां चैप्टर है फिर मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो अभी हम आजकल चैप्टर कर रहे हैं ये 3rd चैप्टर है पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग। नई बुक्स में ये 2nd चैप्टर है। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2nd, 3rd और 4th टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन कौन सा? जी, असहयोग आंदोलन, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, महिलाएं, व्यापारी, कारखाना श्रमिक, बागान मजदूर, किसान, आदिवासी, उद्यमी, जिनमें बढ़ई, धोबी आदि शामिल थे। इन सभी सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। किंतु ये जो सामाजिक समूह थे, इन सभी की असहयोग आंदोलन को लेकर जो आकांक्षाएं थी वो सभी की अलग अलग थी। तो सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए इस आंदोलन के मायने जो थे वो अलग अलग थे, इसके अर्थ अलग अलग थे। तो उन्होंने इस आंदोलन को, इस असहयोग आंदोलन को किन अर्थों में लिया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इसमें हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है शहरों में आंदोलन। शहरों में ये आंदोलन कैसे चला और इसका क्या प्रभाव रहा। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है पिकेटिंग। तो पिकेटिंग क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय पिकेटिंग? सो पिकेटिंग का मतलब है यह प्रदर्शन अथवा विरोध का एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो शहरों में ये प्रभाव असहयोग आंदोलन का रहा। और ये जो पिकेटिंग शब्द को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे और समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। The movement in the towns. Thousands of students left school, colleges, headmasters and teachers submitted resignations. The lawyers stopped fighting the case, except Madras. Council elections were boycotted in most provinces. Foreign goods were boycotted. Liquor shops were picketed, and foreign clothes were burnt into holy. What do you mean by picketing? It is a method of protest or protest through which people block the way to enter a shop, factory or office. अब हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में ये जो असहयोग आंदोलन था, इसका क्या स्वरूप था? शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र
किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। गुडेम विद्रोहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, पुलिस थानों पर हमले किए तथा गोरिल्ला युद्ध पद्धति जैसे तरीके अपनाए, जबकि महात्मा गांधी जो थे वो शांति प्रिय थे और अहिंसा के पुजारी थे। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन जो है वो हिंसक बने। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन की है बाबा रामचंद्र जी के बारे में। तो ये जो बाबा रामचंद्र जी थे, इन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा शब्द हमने यूज किया है गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर थे जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान एक अनुबंध के तहत काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में इंडेंचर लेबर कहा जाता है। Rebellion in the countryside. Beyond the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside as well. Baba Ramchandra, a sannyasi in Awadh, was leading the farmers. Baba Ramchandra had earlier worked as a indentured laborer in Fiji. His movement was against the talukdars and jamindars who were collecting huge taxes and various taxes from the farmers. The farmers had to be forced to pay. The tribal peasants took Mahatma Gandhi's message and the idea of Swaraj to mean something else. The Gudem rebels tried to kill the British officers, attacked police stations, and adopted methods such as guerrilla warfare. Indentured, meaning of indentured laborer. Indentured laborers were those laborers who were taken to Fiji, Guyana, West Indies, etc. to work under a contract during colonial rule. नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है बागानों में स्वराज। बागानों में ये असहयोग आंदोलन कैसे फैला और इसका कैसा प्रभाव रहा। असम में बागान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि स्वतंत्र रूप से वे बागानों में आ जा सकते हैं। बागान मजदूरों को 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बागानों से बिना अनुमति के बाहर जाने की मनाही थी। अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय कर लिया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब गांधी राज आ गया है और अब सभी को गांव में जमीन मिल जाएगी, परंतु उनकी आशाएं पूरी ना हो पाई। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे मार्ग में ही फंस गए। वो अपने घरों में जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही वो फंस गए क्योंकि उस समय रेलवे में भी हड़ताल चली हुई थी और जो स्टीमर थे, जो जलमार्ग था, उसमें भी स्टीमरों की हड़ताल चली हुई थी, तो वो आगे नहीं जा पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वो वापस लेने का फैसला ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। इसी के साथ ही हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो चौरी चौरा की घटना थी उसने भी महात्मा गांधी को उसमें मतलब व्याप्त रोष भर दिया महात्मा गांधी में अपने आंदोलन के प्रति, और उन्होंने जो आंदोलन था उसको वापस लेने का फैसला कर लिया। Swaraj in the plantation. Freedom for plantation workers in Assam meant that they could move freely to the plantations. Plantation laborers were prohibited from leaving the plantations without permission under the Inland Immigration Act of 1859 AD. So they decided to join the non-cooperation movement. They started to feel that
Now Gandhi Raj is coming and now everyone will get land in the village. But their hopes could not be fulfilled. They got stuck on the route due to the strike of the railway and steamers. They were caught by the police and beaten badly. In February 1922, Mahatma Gandhi took the decision to withdraw non-cooperation as he felt that this movement was becoming violent. अब हमारा जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सविनय अवज्ञा होता है विनय पूर्वक आदेशों की अवहेलना करना, आज्ञा को न मानना। ब्रिटिश की सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन ऑल्सब्रुक साइमन और इन्हीं के नाम पे ये जो आयोग था, ये जो कमीशन था, इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जगह जगह काली झंडियां दिखाकर और साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत की अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए लाठीचार्ज की वजह से हुई थी। The Simon Commission arrived India in 1928. None of the members were Indians in this commission. When this commission reached India, it was greeted with black flags and Simon Go Back slogans. Along with the Congress and the Muslim League, other parties of India participated in this protest. British police attacked Lala Lajpat Rai during a peaceful demonstration against the Simon Commission. He succumbed to the deep wounds he suffered during the demonstration. Next है पूर्ण स्वराज्य। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये जो डेट है, इस डेट को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। Purn Swaraj. In 1929, the Congress session was held in Lahore. This session was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru. In this session, the demand for Purn Swaraj was formally accepted and it was decided that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन 11 मांगों के जरिए महात्मा गांधी समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक पर लगे कर को खत्म करने की थी। महात्मा गांधी का यह खत एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 ईस्वी में चलाया गया। इस आंदोलन के द्वारा सरकारी कानूनों को भंग करके सरकार के विरुद्ध
रोष प्रकट करना था। आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा से किया। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे में समाप्त होनी थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में अनेक लोग उनके साथ मिल गए और 26 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र के किनारे पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसे नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। इसके बाद सारे देश में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना आरंभ कर दिया। The civil disobedience movement was launched in 1930 AD. This movement was to dissolve government laws and express anger against the government. Gandhiji started the movement from his Dandi march. The journey was to end in a coastal town called Dandi, 24 kilometers from Gandhiji's ashram in Sabarmati. On 12th March 1930, he started his journey from Sabarmati ashram with 78 volunteers. Many people joined him on the way. After a hard journey of 24 days, he reached the beach and he violated the salt law by making salt from the water along the sea. After this, people all over the country started dissolving government's laws. नेक्स्ट है हमारा इसी के ही अंदर, इसी टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के नाम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया, जिसे डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी कहा जाता है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस डेट को याद रखिएगा। इसमें दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। तो हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव।
सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे ले लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? तो बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी, ऐसे कई सारे लोक साहित्य, लोक कथाएं, गीत, प्रतीक चिन्ह आदि ऐसी कई सारी चीजें थी जिन्होंने राष्ट्रवाद को साकार रूप देने में अपना योगदान दिया। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्हें चटर्जी भी कहा जाता है, ये द्वारा रचित है। इन्होंने ये तस्वीर बनाई थी भारत माता की। उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। बाद में इन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। इस पेंटिंग में जो भारत माता दिखाई गई है, इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत है, गंभीर है, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई दे रही है। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मृतकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। वो भी इस कार्य में निकल पड़े। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया, राष्ट्रीय नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, जो ये आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं, हरे, पीले और लाल रंग का तिरंगा झंडा है, इन्होंने तैयार किया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 जो प्रांत थे, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 कमल के फूलों को अंकित किया गया और हिंदू तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र जो था वो भी इसमें दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये गांधी जी द्वारा बनाया गया स्वराज का झंडा है। यह तिरंगा सफेद, हरे और लाल रंग का था। इसके मध्य में गांधी जी का जो गांधीवादी प्रतीक था, चरखा, उसको जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित और विभिन्न रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार जिस समय भारत में फूल रहे थे, उन सब का व्याख्यान करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो विश्व की सबसे महान और सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती थी प्राचीन भारत में। तो ये भी भारत में ही थी। और साथ ही उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो इस राष्ट्रवादी आंदोलन में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। सामूहिक अपनेपन का भाव, ये क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत माता और जो जर्मेनिया है उनके चित्रों का कंपैरिजन करना है। भारत माता तथा जर्मेनिया दोनों की छवि एक राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत की गई है। भारत माता भारत राष्ट्र, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक हैं। भारत माता की विख्यात छवि को स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर
ने चित्रित किया है। इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। शांत, गंभीर, दैवीय तथा आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई देती है भारत माता। भारत माता की छवि को एक नए रूप में भी चित्रित किया गया। इसमें भारत माता को हाथ में त्रिशूल लिए दिखाया गया है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें भारत माता त्रिशूल लिए खड़ी है और वह हाथी तथा शेर के बीच खड़ी है। आगे शेर है और पीछे हाथी है। ये दोनों शक्ति तथा सत्ता के प्रतीक हैं। इसी प्रकार जर्मेनिया की छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने चित्रित किया है। इसमें वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए है, क्योंकि जर्मनी का बलूत वीरता का प्रतीक है। यह दोनों छवियां अपने अपने देशवासियों के लिए अगाध श्रद्धा की पात्र हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी वीडियो के साथ हमारा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है और हिस्ट्री के अब हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपने नोट्स जरूर बना लिए होंगे। और अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो नया वीडियो आता है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाती है। तो कल के नए वीडियो के साथ, जो कि इसी हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक होगा, उस वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।